नाउ स्टूडेंट्स, हमने जैसा कि सबसे पहले पाचन तंत्र का इंट्रोडक्शन देखा, पाचन की शारीरिकी देखी, पाचन तंत्र की औतिकी देखी, और उसके बाद में 3 तरह की सहाय पाचक ग्रंथियां, लार ग्रंथि, अग्नाशय व यकृत के बारे में देखा। अब अपन पाचन के दूसरे स्टेप पे जा रहे हैं, जो है पाचन की फिजियोलॉजी, पाचन की कार्यकी, यानी किस तरह से हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है। लेकिन उससे पहले अपन एक टॉपिक लेने जा रहे हैं, और ये टॉपिक ऐसा है कि ये पूरे के पूरे अभी जितना जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसको एक समराइज कर रहे हैं कार्यकी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कार्यकी में फिजियोलॉजी के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स, कौन कौन से डाइजेस्टिव जूस काम आएंगे, उनके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होंगे, वो कहाँ से स्रावित होते हैं, क्या उनकी भूमिका है पाचन के अंदर। तो उन सभी के पाचन रसों को, उन एंजाइम्स को हम एक जगह पे इकट्ठा करके उनको देख लें, ताकि हमारे दिमाग में पहले से एक समरी बन जाए कि हम इन पाचक एंजाइम और पाचक रस के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी पाचन क्रिया में भाग लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक टॉपिक बनाया है पाचक रस। ये पाचक रस अगर मुख्य देखें तो 5 प्रकार के हम यहाँ पे देख रहे हैं: लार, जठरीय रस, अग्नाशय रस, आंतरीय रस व पित्त रस। तो ये 5 प्रकार के हम डाइजेस्टिव जूस, पाचक रसों के बारे में देखने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं लार के, क्योंकि हमने इन रसों को उनकी लोकेशन के आधार पर हमारे शरीर में ऊपर से नीचे की ओर स्थिति के आधार पर व्यवस्थित किया है। सबसे पहले अपन देख रहे हैं लार को, सलाइवा। लार का जो स्रोत है वो क्या होता है? लार का स्रोत का मतलब हो गया लार किस बनाती है, कौन बनाता है, कौन सी संरचना बनाती है। पैरोटिड, सब मैक्सिलरी व सब लिंगुअल, ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियां मिलकर क्या करती है? लार बनाती है। ये हमने ऑलरेडी बात कर ली थी सहायक पाचक ग्रंथियों में कि लार ग्रंथियां पैरोटिड, सब मैक्सिलरी व सब लिंगुअल मिलकर क्या करती हैं? लार का निर्माण करती है। इसका स्रावन 1500 ml प्रत्येक दिन होता है। इसका जो पीएच है वो 6.8 होता है, और इसके संगठन में 99.5% वाटर होता है, जल होता है। टाइलिन एंजाइम होता है जो कि स्टार्च का पाचन करता है। लाइसोजाइम होता है जो एंटीबैक्टीरियल होता है। श्लेष्मा होती है जो भोजन को लुब्रिकेट करती है, चिकनाई प्रदान करती है। थायोसाइनेट होता है। इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड व SCO3 होता है। SCO3 होता है जो कि बफर एजेंट का काम करता है। IgA एंटीबॉडीज होती हैं, और यूरिया व यूरिक अम्ल अवशिष्ट पदार्थों में कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। तो हमारा पहला लार जो है वो पाचक रस हो गया है, और इसमें टाइलिन मुख्य एंजाइम होता है जो कि स्टार्च के पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट अब देखने जा रहे हैं जठरीय रस। जठरीय रस जो है वो कौन बनाता है? हमारी परिधीय कोशिका, हमारी मुख्य कोशिका व हमारी म्यूकस कोशिका, यानी हमारी ऑक्जेंटिक सेल, हमारी पैप्टिक या चिप सेल एवं हमारी म्यूकस सेल, ये तीनों मिलकर क्या करती है? जठरीय रस बनाती है। तो स्रोत क्या हो गया? परिधीय कोशिका, मुख्य कोशिका व म्यूकस कोशिका। इसका निर्माण कहाँ होता है, वह कहाँ कार्य करता है? ये जठरीय रस आमाशय में बनता है, और आमाशय में ये कार्य करता है। इस रस के स्रावन को प्रेरक कौन करता है? वो है गैस्ट्रिन हार्मोन, यानी गैस्ट्रिन हार्मोन जो है इसके निर्माण को प्रेरित करता है। इसको इनहिबिट कौन करता है? इसके स्रावन को रोकता कौन है? सिक्रेटिन, एंटेरोगेस्ट्रोन व गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, GIP। तो सिक्रेटिन, एंटेरोगेस्ट्रोन व GIP हार्मोन जो है वो जठरीय रस के स्रावन को रोकते हैं, जबकि जठरीय रस के स्रावन के निर्माण और स्रावन को प्रेरित कौन करता है? गैस्ट्रिन हार्मोन करता है। इसकी जो पीएच है वो 1.5 to 2.5 होती है, यानी ये हाईली अत्यधिक अम्लीय माध्यम के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर HCl प्रेजेंट होता है, HCl उपस्थित होता है। इसके संगठन में 99.5% जल होता है। HCl होता है जिसका स्रावन परिधीय कोशिका करती है। HCl का स्रोत कौन है? परिधीय कोशिका है।
श्लेष्मा जो होती है म्यूकस कोशिकाएं करती हैं, और मुख्य कोशिका जो पेप्टिक कोशिका है वो मुख्य एंजाइम्स पेप्सिन, जठर लाइपेज और रेनिन का स्त्रावन करती है। पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। रेनिन छोटे बच्चों में इन्फेंट स्टेज में मिल्क प्रोटीन दूध के पाचन में सहायता होता है। और जठर लाइपेज जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो वसा के पाचन में सहायता करता है। तो यानी हमारे जठर रस में कौन कौन से एंजाइम हो गए? पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज व रेनिन है। थर्ड नंबर पर अपन देखने जा रहे हैं पित्तरस। थर्ड नंबर पे कौन सा देखने जा रहे हैं? पित्तरस, जो कि स्रोत क्या है? यकृत की हेपेटोसाइट कोशिका। यानी पित्तरस कौन बनाता है? यकृत की हेपेटोसाइट कोशिका या हेपेटिक कोशिका बनाती है। इसका संग्रहण कहाँ होता है? इसका संग्रहण होता है पित्ताशय में, गोल ब्लैडर में। क्यों होता है? क्योंकि यकृत जो पित्त बनाता है वो अत्यधिक तरल मात्रा में होता है, उसमें जल की मात्रा अधिक होती है, डाइल्यूट होता है, तनु होता है। ये रस यहाँ पर गोल ब्लैडर पित्ताशय में जाता है। पित्ताशय में ब्रेस्ट बॉर्डर कोलुमनर एपिथेलियम होता है। ये अतिरिक्त जल का अवशोषण कर लेते हैं, जिसके कारण जो पित्त है, पित्तरस जो है वो सांद्रित हो जाता है, और सांद्रित पित्तरस इफेक्टिवली वसा का पाचन कर पाता है। तो ये संग्रहण कहाँ करता है? पित्ताशय में करता है। पित्तरस जो है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि वास्तविक पित्तरस जो है वो वास्तविक डाइजेस्टिव जूस पाचक रस नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। यानी किसी प्रकार का पित्तरस में एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्तरस बना कहाँ पे है? यकृत में, लेकिन इसका एक्शन साइट कार्यस्थल का होता है? ड्यूडेनम होता है। तो यहाँ पर ड्यूडेनम इसका क्या है? कार्यस्थल है। इसके निर्माण और स्रावन को प्रेरित कौन करते हैं? हिपेटोकाइनिन हार्मोन व कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन करते हैं। तो ध्यान रखिए कि हमने यहाँ पर इस टॉपिक को इसीलिए लिया है कि बहुत सारे हार्मोन्स और उनकी कार्य क्षमता के बारे में भी यहाँ पर हम बात करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर पित्तरस के निर्माण और स्रावन को प्रेरित कौन कर रहा है? हिपेटोकाइनिन हार्मोन व कोलेसिस्टोकाइनिन, सीसीके। ये दोनों जो है ये ड्यूडेनम की वॉल से, दीवार से स्रावित होते हैं। इसका रंग पीला हरे रंग का होता है, और जो पीएच होती है वो 7.4 to 7.6 होती है। ये प्रतिदिन 500 ml स्रावित होता है। इसके संगठन में अकार्बनिक लवण, कार्बनिक लवण जिसे हम पित्त लवण भी कहते हैं, बाइल अम्ल, बाइल वर्णक, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन व सोडियम पोटासियम पाए जाते हैं। तो इनके संगठन में क्या क्या हो गया है? पित्त लवण हो गए, कार्बनिक और कार्बनिक दोनों प्रकार के। इनके अंदर बाइल अम्ल होगा, बाइल वर्णक होंगे, कोलेस्ट्रॉल होगा, लेसिथिन होगा व सोडियम पोटासियम होंगे। तो ये हमारा थर्ड नंबर पे क्या हो गया है? पित्तरस हो गया। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे हम देखने जा रहे हैं अग्नाशय रस। अग्नाशय रस का स्रोत क्या है? अग्नाशय ग्रंथि के अंदर जो एसिनाई था, जो बहिस्त्रावी भाग था, जिसका हमने पहले अग्नाशय ग्रंथि में पढ़ा था कि इसके बहिस्त्रावी भाग को हम एसिनाई कहते हैं, उससे क्या स्रावित होता है? अग्नाशय रस होता है। इसकी उत्पत्ति स्थल तो क्या हो गया? अग्नाशय, लेकिन कार्यस्थल कौन होगा? ड्यूडेनम होगा, क्योंकि अग्नाशय नलिका के द्वारा ये ड्यूडेनम में पहुंचता है। इसके स्रावन को प्रेरित कौन करता है? इसके निर्माण को प्रेरित कौन करता है? कोलेसिस्टोकाइनिन, पेनक्लोजाइमिन हार्मोन व सिक्रेटिन। तो यहाँ पे कोलेसिस्टोकाइनिन, पेनक्लोजाइमिन हार्मोन व सिक्रेटिन, सिक्रेटिन जो है पहला खोजा गया हार्मोन है। ये दोनों हार्मोन जो है ये अग्नाशय रस के स्रावन को प्रेरित करते हैं। सिक्रेटिन जो है इसका नॉन एंजाइमेटिक भाग बनाता है, जिसमें तरल पदार्थ व बाइकार्बोनेट आते हैं, जबकि एंजाइमेटिक भाग जो है वो कोलेसिस्टोकाइनिन यानी सीसीके बनाता है। तो यहाँ पर इसके स्रावन को प्रेरित कौन कर रहे हैं? निर्माण को प्रेरित कौन कर रहे हैं? सीसीके व सिक्रेटिन। उसके बाद ये प्रतिदिन ये 1.5 लीटर के आसपास, यानी 1 से 1.5 लीटर के आसपास इसका पर डे स्रावन होता है। इसका पीएच जो है वो 7.5 to 8.3 होता है, यानी ये क्षारीय माध्यम का होता है। इसके संगठन में देखते हैं कि 98% इसमें जल होता है, 2% इसमें जल व एंजाइम्स होते हैं। इसे एंजाइम कौन कौन से होते हैं? ध्यान से देखिए, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, लाइपेज, एमाइलेज व न्यूक्लियोजेज।
हमने पहले भी ऑलरेडी जब अग्नाशय पढ़ा था तो हमने बात की थी एंजाइम्स के बारे में, लेकिन आप बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आप ध्यान रखें। अग्नाशय रस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, लाइपेज जिसको हम पेनक्रेटिक लाइपेज कहेंगे, एमाइलेज, पेनक्रेटिक एमाइलेज व न्यूक्लियेजेज, ये सारे जो एंजाइम्स है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अग्नाशय रस में उपस्थित होते हैं। हमारा लास्ट जो रस है, जो 5वें नंबर पे हमने लिखा है, आंतरीय रस, जिसको हम सक्कस एंटेरिकस के नाम से भी जानते हैं। इसका स्रोत क्या है? इसका मुख्य स्रोत माना जाता है लिवर कोइन की दरारें, साथ साथ में बुर्नर ग्रंथि, पेनेट्र म्यूकस भी अपने स्त्रावन को इसमें शामिल करती हैं, और ये सारा का सारा लिवर कोइन की दरारों में बनता है, और इस पूरे बने हुए स्त्रावन को हम आंतरीय रस या सक्कस एंटेरिकस के नाम से जानते हैं। तो लिवर कोइन की दरारें जिसकी दीवारों के पास में पेनेट कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, बुर्नर ग्रंथि जो नॉन एंजाइमेटिक भाग बनाती हैं, वह म्यूकस जो अपने श्लेष्मा का स्त्रावन करती हैं, ये सभी के स्त्रावन को हम संयुक्त रूप से आंतरीय रस या सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। इसका उत्पत्ति व कार्यस्थल क्या होगा? मध्यांतर व सुधांतर, जेजुनम इलियम, यानी मध्यांतर व सुधांतर में इसका निर्माण व इसका कार्य संपन्न होता है। इसके निर्माण को प्रेरित कौन करता है? एंटेरोकाइनिन व ड्यूरोकाइनिन। एंटेरोकाइनिन व ड्यूरोकाइनिन ये दो हार्मोन जो हैं वो आंतरिक रस के स्त्रावन को प्रेरित करते हैं। इसकी पीएच 7.8 होती है, यानी साझे माध्यम का होता है। इसके संगठन में 99% से अधिक जल होता है और लेस देन 1% इसमें एंजाइम्स होते हैं, यानी इसमें जल की मात्रा सर्वाधिक होती है, एंजाइम्स लेस देन 1% होते हैं। लेकिन वो एंजाइम कौन कौन से होते हैं? एंटेरोकाइनेज, अमीनोपेप्टिडेज, डाइपेप्टिडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से रिलेटेड माल्टेज, सुक्रेज, गैलेक्टेज, ये सारे एंजाइम्स भी आंतरिक रस में पाए जाते हैं। तो यहां पर आंतरिक रस के कौन कौन से एंजाइम्स हो गए, वापस एक बार देखिए। एंटेरोकाइनेज, अमीनोपेप्टिडेज, डाइपेप्टिडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, ये सारे के सारे एंजाइम्स का उपस्थित होते हैं आंतरिक रस में। तो हमने इस टॉपिक को क्यों पढ़ा? क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि हमें ये पता हो कि कौन कौन से जूस के अंदर, कौन कौन से पाचक रस के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। एक अपन क्विक समरी कर लेते हैं वापस। लार के अंदर टाइलिन एंजाइम था, जठरीय रस के अंदर पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज व रेनिन उपस्थित था। पित्त रस में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, लेकिन उसके कार्बिक व अकार्बिक लवण वसा के पाचन में सहायता करते हैं। आंतरीय रस के अंदर एंटेरोकाइनेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज, अमीनोपेप्टिडेज, डाइपेप्टाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज व कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज एंजाइम उपस्थित होते हैं। जबकि अग्नाशय रस के अंदर सर्वाधिक मात्रा में एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये बहुत ही ज्यादा मुख्य रूप से भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। और ये एंजाइम कौन कौन से होते हैं? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, पेनक्रेटिक लाइपेज, पेनक्रेटिक एमाइलेज व न्यूक्लियेजेज। ये सभी एंजाइम जो हैं ये अग्नाशय रस में पाए जाते हैं। तो अब अपन आगे देखेंगे, जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ाया आपको विभिन्न प्रकार के पाचक रस, और हमने ये बात की थी कि पाचक रस और विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स की हम बात करेंगे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे पाचन की कार्य की, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो आज अपन यहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं पाचन की कार्य की, डाइजेशन ऑफ फिजियोलॉजी। अब देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं पाचन की कार्य की का। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मनुष्य में बाह्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है, क्योंकि जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं वो मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका होते हुए आमाशय से छोटे आंत्र पहुंचता है,
और ये सभी संरचना की गुहा में स्थित है। किसी कोशिका के अंदर भोजन जाके उसका वो पाचन नहीं कर रहा है। भोजन का पाचन कहाँ हो रहा है? इन सभी संरचनाओं की जो गुहा है, जो रिक्त स्थान है, वहां पर हो रहा है। और वहां पर ही विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स, पाचक रस विद्यमान है और यह भोजन का पाचन कर रहे हैं। तो हम किस प्रकार के जंतु हो गए पाचन के दृष्टिकोण से? बाह्य कोशिकीय पाचन। हम जो पाचन की क्रिया स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मुख गुहा से स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि मुख गुहा से ही हमारे भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं मुख गुहा की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि मुख गुहा में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होती हैं जो कि भोजन का पाचन करने में सहायता करती हैं। हमारे ओष्ठ, दंत, जीवा व तालु एक प्रकार का यांत्रिक पाचन करते हैं भोजन का। यांत्रिक पाचन से यहां पे मतलब है कि जो बड़े अणु जो होते हैं, जो बड़े भोजन के टुकड़े होते हैं, उनको छोटे अणुओं में बदला जाता है, उसकी लुगदी बनाई जाती है, उसे चबाया जाता है। और इस प्रक्रिया को हम मेस्टिकेशन कहते हैं, यानी भोजन को चबाना क्या कहलाता है? मेस्टिकेशन कहलाता है। और ये मेस्टिकेशन किसके द्वारा हो रहा है? यांत्रिक पाचन के द्वारा हो रहा है। और ये आंतरिक पाचन जो है हम किसके द्वारा कर रहे हैं? हमारी जीवा, हमारा तालु, हमारे दंत, हमारे ओष्ठ के द्वारा किया जा रहा है। तो यहां पर सबसे पहले हमने क्या किया है? यांत्रिक पाचन किया है। साथ ही साथ हमारी मुख गुहा के बाहर 3 जोड़ी जो लार ग्रंथियां थी वो लगातार लार का स्त्रावन कर रही हैं। और ये लार जो है यांत्रिक पाचन व रासायनिक पाचन दोनों में सहायता करती हैं। इस लार में एक विशेष प्रकार का एंजाइम उपस्थित होता है जिसे हम टाइलिन कहते हैं या सेलावरी एमाइलेज कहते हैं। इस टाइलिन या सेलावरी एमाइलेज के द्वारा रासायनिक पाचन किया जाता है भोजन का। भोजन में उपस्थित स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। इस स्टार्च का पाचन टाइलिन या सेलावरी एमाइलेज के द्वारा किया जाता है और इस स्टार्च को माल्टोज व अल्फा डेक्स्ट्रीन में बदल दिया जाता है। तो यहां पर स्टार्च का पाचन किसके द्वारा किया गया? टाइलिन के द्वारा। और स्टार्च को किसमें बदल दिया गया? माल्टोज व अल्फा डेक्स्ट्रीन में बदल दिया गया। यह हमारी लार की जो पीएच होती है वो 6.8 होती है। इस माध्यम में टाइलिन सक्रिय रहता है और क्लोराइड आयन भी इसकी सक्रियता के लिए जरूरी होता है। तो यहां पर मुख गुहा के अंदर सर्वप्रथम भोजन के किस अवयव का पाचन हुआ है? कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च का। और उसको हमने किसमें बदल दिया है? माल्टोज में व अल्फा डेक्स्ट्रीन में बदल दिया है। जो यांत्रिक और रासायनिक पाचन हुआ है भोजन का, उसके पश्चात जो भोजन की अवस्था बनी है लुगदी समान, उस लुगदी समान अवस्था को हम बोलस कह रहे हैं। यहां पर एक विशेष बात ध्यान रखने वाली है कि टाइलिन जो है वो 30% स्टार्च का डाइजेशन, स्टार्च का पाचन हमारी मुख गुहा में ही कर देता है। तो यानी कि 30% स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां संपन्न हो गया है? मुख गुहा में। किसकी उपस्थिति में? टाइलिन या सेलावरी एमाइलेज की उपस्थिति में। मुख गुहा में जो भोजन की अवस्था है उसे हम क्या कह रहे हैं? बोलस कह रहे हैं। यह बोलस अब ग्रसनी व ग्रसिका में पहुंचेगा। तो अब हम देख रहे हैं ग्रसनी और ग्रसिका में किस प्रकार भोजन का पाचन संपन्न होता है। बोलस जो है वो ग्रसनी से होता हुआ ग्रसिका में पहुंचता है।
ग्रसनी से ग्रसिका में भोजन का पहुंचना हम उसे निगलना कहलाते हैं, डिग्लूटिशन कहते हैं। तो यहां पर भोजन जो है, बोलस जो है, वो ग्रसनी से कहां पहुंचा है? ग्रसिका में पहुंचा है। ग्रसिका जो है, जैसे कि हमने इसकी पहले शारीरिक की बात की थी, एक लंबी नलिका रूपी संरचना होती है। इसमें किसी प्रकार की खुद की कोई पाचक ग्रंथि या पाचक रस या पाचक एंजाइम नहीं होता है, यानी ये संरचना किसी प्रकार का पाचक रस या एंजाइम का स्त्राव नहीं करती हैं। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना है कि ग्रसिका में पाचन जरूर होता है, और ये जो पाचन है ये टाइलिन के द्वारा होता है, क्योंकि जो ऊपर से भोजन बोलस के फॉर्म में आ रहा है, बोलस की अवस्था में आ रहा है, उसमें अभी भी टाइलिन मौजूद है, उपस्थित है, और वो टाइलिन लगातार स्टार्च का पाचन करता चला जा रहा है। तो यहां पर हम यह कहेंगे कि ग्रसिका में और इसोफेगस में पाचन तो हो रहा है, लेकिन वह प्रत्यक्ष रूप से ग्रसिका पाचन में भाग नहीं ले रही है। हमने प्रत्यक्ष रूप से क्यों कहा कि पाचन में भाग नहीं ले रही है? क्योंकि यह संरचना किसी प्रकार का एंजाइम या पाचन रस स्रावित नहीं कर रही है। तो यहां पर टाइलिन जो है वो लगातार बोलस में उपस्थित स्टार्च का पाचन करता चला जा रहा है। यहां पर ग्रसिका में कर्मानुकुंचन गतियां उत्पन्न होती हैं, और इन कर्मानुकुंचन गतियों के द्वारा भोजन जो है अब वो कहां पहुंचेगा? आमाशय में पहुंचेगा। तो अब हमारा भोजन कहां पहुंच गया है? आमाशय में पहुंच गया है। अब देखिए कि जैसा कि हमने कहा कि ग्रसिका से भोजन कहां पहुंचता है? आमाशय में। ग्रसिका कार्डियक कपाट के द्वारा आमाशय में खुलता है। आमाशय में जठर रस के द्वारा, वो जठर रस में उपस्थित एंजाइम्स के द्वारा भोजन का पाचन होता है। अब यहां टाइलिन अपना पाचन नहीं कर पाएगा, पाचन की प्रक्रिया प्रदर्शित नहीं कर पाएगा, क्योंकि टाइलिन जो है वो 6.8 pH में ही सक्रिय था, लेकिन जठरीय रस का जो माध्यम होता है वो अत्यधिक अम्लीय होता है। उसकी pH 1.2-1.5 के लगभग होती है। तो यहां पे टाइलिन जो है वो निष्क्रिय हो जाएगा, और जठरीय रस में उपस्थित जो एंजाइम है वही यहां पर पाचन की प्रक्रिया करेंगे। जठरीय रस में मुख्यतः 3 प्रकार के एंजाइम देखने को मिलते हैं: रेनिन, पेप्सिन और जठरीय लाइपेज। लेकिन ध्यान रखिए कि जो रेनिन है वो केवल शिशु अवस्था में ही उपस्थित होता है। वयस्क अवस्था में केवल पेप्सिन व जठरीय लाइपेज ही भोजन का पाचन करेंगे। तो यहां पर रेनिन जो है वो केवल शिशु अवस्था में उपस्थित होता है। यह रेनिन दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन का पाचन करता है। कैसे पाचन करता है? शिशु ने जो दूध ग्रहण किया है, क्योंकि अभी उसका भोजन जो है वो माता का दूध है, और उसमें उपस्थित जो केसीन प्रोटीन है उसका पाचन वो रेनिन करता है। रेनिन जो है वो निष्क्रिय अवस्था में स्रावित होता है मुख्य कोशिकाओं के द्वारा। क्यों निष्क्रिय अवस्था में स्रावित होता है ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। अगर ये सक्रिय अवस्था में स्रावित होते तो खुद कोशिका का पाचन कर जाते। तो कोशिका इन्हें निष्क्रिय अवस्था में स्रावित करती है, और वो निष्क्रिय अवस्था कौन सी है? प्रोरेनिन। प्रोरेनिन जो है वो रेनिन में बदलता है, रूपांतरित होता है, परिवर्तित होता है। किसके द्वारा? HCl के द्वारा। और HCl किसके द्वारा स्रावित हो रहा है? उसका स्रोत कौन है? परिधीय कोशिका। तो परिधीय कोशिका ने HCl स्रावित किया, और उस HCl ने प्रोरेनिन को रेनिन सक्रिय अवस्था में बदल दिया। अब ये रेनिन एंजाइम जो है ये प्रोटीन में ये दूध में उपस्थित प्रोटीन, केसीन प्रोटीन को पेराकेसीन में बदलेगा।
पेराकेसिन कैल्शियम के साथ बाइंड होकर जुड़कर कैल्शियम पेराकेसिनेट बनाएगा और इस प्रकार प्रोटीन का पाचन होता है। कैल्शियम पेराकेसिनेट एक ऐसी अवस्था है जो कि शिशु के आमाशय में लंबे समय तक रुक सकती है, क्योंकि हमें अभी शिशु में भोजन को आमाशय में भोजन को लंबे समय तक इसलिए रोकना है क्योंकि अभी उसका पाचन तंत्र इतना विकसित व मजबूत नहीं है। तो हम एक ऐसी अवस्था में भोजन को बदलेंगे कि वो लंबे समय तक आमाशय में बना रहे। इसीलिए कैल्शियम पेराकेसिनेट अवस्था में इसका रूपांतरण हुआ है। इस पेराकेसिन का कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदलना कर्डलिंग ऑफ मिल्क कहलाता है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क कहलाता है। इसी प्रकार वयस्कों में पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और पेप्सिन भी निष्क्रिय अवस्था में स्रावित होता है, पेप्सिनोजन की अवस्था में स्रावित होता है। इस पेप्सिनोजन को भी HCl की उपस्थिति में सक्रिय अवस्था पेप्सिन में बदला जाता है और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को पेप्टोन्स, प्रोटियोजेज और पेप्टाइड छोटे अणुओं में बदल देता है। प्रोटीन एक लंबी चेन है, कॉम्प्लेक्स चेन है, जटिल श्रृंखला है, उससे उसकी तुलनात्मक सरल अवस्था में बदला जाता है जिसे हम पेप्टोन्स, प्रोटियोजेज व पेप्टाइड कहते हैं। इसका मतलब पेप्सिन जो है एक एंडोपेप्टिडेज एंजाइम है। एंडोपेप्टिडेज एंजाइम हम उसे कहते हैं जो कि किसी जटिल लंबी श्रृंखला को तुलनात्मक रूप से उसकी सरल छोटी श्रृंखला में बदलता है, यानी कि उस श्रृंखला को उसको बीच में से तोड़ता है, उसको किनारों से नहीं तोड़ता है, उसे हम एंडोपेप्टिडेज कहते हैं। तो आमाशय में केवल एंडोपेप्टिडेज प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं और वो एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन, जिसने प्रोटीन को पेप्टोन्स, प्रोटियोजेज व पेप्टाइड में बदल दिया है। इसके बाद हम देखते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें गैस्ट्रिक लाइपेज, जठरीय लाइपेज भी उपस्थित होता है जो कि वसा के पाचन में सहायक होता है। यहां ध्यान रखने वाली बात है कि केवल 1% ही वसा का पाचन आमाशय में होता है और वो भी वसा कैसी होनी चाहिए? पाशीकृत होनी चाहिए। अब आपको यह लग रहा होगा कि वसा पाशीकृत कैसे होगी, क्योंकि पित्तरस जो है वो तो ड्यूोडेनम में पहुंच रहा है। तो आमाशय में वसा का पाशीकृत किसने किया? आमाशय में वसा का पाशीकृत करने का काम करता है HCl। HCl जो है वो वसा का क्या करता है? पाशीकृत करता है और 1% पाशीकृत वसा जो है वो जठरीय लाइपेज के द्वारा वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल दी जाती है। तो इस प्रकार आमाशय में प्रोटीन व वसा का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन के द्वारा व वसा का पाचन जठरीय लाइपेज के द्वारा होता है और शिशुओं में रेनिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अब जो अर्धपचित जो भोजन का अवस्था बना है उसे हम कायम कहते हैं और यह कायम पाइलोरिक कपाट के द्वारा छोटी आंत्र के ड्यूोडेनम में पहुंचता है और इसका पहुंचने का जो तरीका है वो थोड़ी थोड़ी किस्तों में होता है, यानी एक साथ कायम जो है वो आमाशय से छोटी आंत्र में नहीं पहुंचता है। पाइलोरिक कपाट खुलता है, कुछ कायम का भाग छोटी आंत्र में पहुंचेगा, पुनः पाइलोरिक बंद हो जाएगा, पुनः खुलेगा, कुछ कायम का फिर भाग निकलेगा, छोटी आंत्र में पहुंचेगा। इस प्रकार इंस्टॉलमेंट में किस्तों के अंदर कायम जो है वो आमाशय से छोटी आंत्र में पहुंचता है। अब हम बात करेंगे छोटी आंत्र में, यानी अब भोजन हमारा कहां पहुंच गया है? छोटी आंत्र में। किस अवस्था में पहुंचा है? कायम की अवस्था में। छोटी आंत्र में अग्नाशय रस, आंत्रिय रस व पित्त रस मिलकर भोजन का पाचन करते हैं और जैसा कि मैंने कहा कि पित्त रस में किसी प्रकार का एंजाइम तो नहीं होता, लेकिन
कार्बनिक और अकार्बनिक लवण जो हैं वो विशेषता वसा के पाचन में सहायता करते हैं और अग्नाशय रस के एंजाइम सक्रिय हो सके इसके लिए वो एक क्षारीय माध्यम प्रोवाइड करता है, उन्हें प्रदान करता है। सबसे पहले अपन देखते हैं अग्नाशय रस द्वारा भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। अग्नाशय रस में जैसा कि मैंने आपको कहा, पहले अपन ने बात की थी कि अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, न्यूक्लियेजेज, ये एंजाइम उपस्थित होते हैं जो कि भोजन का पाचन करते हैं। अब इन्हीं एंजाइम्स की हम प्रक्रिया को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अग्नाशय रस में द्वारा भोजन का पाचन किस प्रकार हो रहा है। सबसे पहले अपन देखते हैं पेनक्रियाटिक एमाइलेज, या हम इसे कह सकते हैं अग्नाशय एमाइलेज। अग्नाशय एमाइलेज जो है वो पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में बदल देता है, यानी जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। तो पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड में किसके द्वारा बदला? अग्नाशय एमाइलेज के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज, जैसा कि मैंने कहा प्रोटीन का लगभग कुछ हद तक जो पाचन है वो आमाशय में प्रारंभ हो गया था पेप्सिन के द्वारा। अब ये जो प्रोटीन, पेप्टोन्स, प्रोटियोजेज जो है, इसका पाचन ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन व कार्बोक्सीपेप्टिडेज के द्वारा किया जाएगा और उसे किसमें बदला जाएगा? डाइपेप्टाइड में। यानी कि हम इन एंजाइम्स को देखें तो हमें यह पता चलेगा कि छोटी आंत्र में एंडोपेप्टिडेज व एक्सोपेप्टिडेज दोनों प्रकार के एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। तो यहां पर प्रोटीन, पेप्टोन्स, प्रोटियोजेज को किसमें बदला गया? डाइपेप्टाइड में। किसके द्वारा? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन व कार्बोक्सीपेप्टिडेज के द्वारा। अब आप ध्यान रखें कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज ये तीनों ही सक्रिय अवस्था है। और अब मैं जो बताने जा रहा हूं आप नोट भी करते जाएं साथ साथ में। ड्यूोडेनम की म्यूकोसा से एंटेरोकाइनेज नाम का एक एंजाइम निकलता है। कौन सा एंजाइम? एंटेरोकाइनेज एंजाइम। कहां से निकला? ड्यूोडेनम की म्यूकोसा से। ड्यूोडेनम की म्यूकोसा से जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम निकलता है, ये एंजाइम इन एंजाइम्स को क्या करता है? सक्रिय करता है। सबसे पहले वो क्या करेगा? ट्रिप्सिन कैसे बना? ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट इन द ट्रिप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंटेरोकाइनेज। ये जो ट्रिप्सिन है ये बाद में काइमोट्रिप्सिनोजन व कार्बोक्सीपेप्टिडेज को एक्टिव करता है। कैसे? काइमोट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट इन द काइमोट्रिप्सिन in the presence of trypsin, procarboxypeptidase convert in the carboxypeptidase in the presence of trypsin। तो सबसे पहले हमने किसको एक्टिव किया? ट्रिप्सिनोजन को। किसके द्वारा किया? एंटेरोकाइनेज एंजाइम के द्वारा। एंटेरोकाइनेज एंजाइम कहां से स्रावित हुआ? ड्यूोडेनम की म्यूकोसा से, और उसने ट्रिप्सिन बनाया और ट्रिप्सिन ने काइमोट्रिप्सिन व कार्बोक्सीपेप्टिडेज को सक्रिय बनाया। ये एंजाइम्स मिलकर प्रोटीन का पाचन करते हैं और किसमें बदल देते हैं? डाइपेप्टाइड में। उसके बाद हम देखेंगे वसा का पाचन। वसा को यहां पर किसमें बदला जाता है? फैट्स को किसमें बदला जाता है? डाइग्लिसराइड में। पॉलीग्लिसराइड कन्वर्ट इन द डाइग्लिसराइड। किसकी प्रेजेंसी में? पेनक्रियाटिक लाइपेज या अग्नाशय लाइपेज की उपस्थिति में। हम इसको पेनक्रियाटिक लाइपेज, क्योंकि लाइपेज हम बार बार पढ़ा है, तो जहां से वो स्रावित हो रहा है उसी का उसका नाम दिया जाता है। जैसे जठरीय रस से निकला तो जठरीय लाइपेज, अग्नाशय रस से निकला तो अग्नाशय लाइपेज। तो यहां पर वसा का पाचन किसके द्वारा हो रहा है? अग्नाशय लाइपेज के द्वारा। और किसमें बदल दिया गया? डाइग्लिसराइड में। डाइग्लिसराइड फिर फर्दर किसमें पाचित हो जाएगी? मोनोग्लिसराइड में। न्यूक्लिक अम्ल का पाचन किसके द्वारा हो रहा है? न्यूक्लियेजेज एंजाइम के द्वारा। न्यूक्लिक अम्ल को किसमें बदल दिया गया? न्यूक्लियोटाइड में। तो यहां पर
हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा व डीएनए, इन सभी का पाचन हमने देखा। और किसके द्वारा देखा? अग्नाशय रस के द्वारा। अग्नाशय रस के द्वारा हमने देखा कि पैनक्रियाटिक एमाइलेज पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में, प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के द्वारा, वसा को हमने डाइग्लिसराइड में किसके द्वारा? एमाइलेज लाइपेज के द्वारा, और न्यूक्लिक अम्ल को हमने न्यूक्लियोटाइड में किसके द्वारा? न्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा। तो यहां पर सर्वाधिक मात्रा में भोजन का पाचन हुआ, और किसके द्वारा हुआ? अग्नाशय रस के द्वारा। और सभी प्रकार के अवयवों का हुआ है, कार्बोहाइड्रेट का भी हुआ है, प्रोटीन का भी हुआ है, वसा का भी हुआ है, और डीएनए न्यूक्लिक अम्ल का भी पाचन हुआ है। अब हम देखेंगे कि आंतररस के द्वारा किस प्रकार भोजन का पाचन होता है। आंतररस, जैसा कि अपन इसको सक्कस एंटेरिकस के नाम से भी जानते हैं, और इसमें भी विभिन्न प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं, जिसका मैंने पहले आपको एक अलग टॉपिक बना के उसको बताया था। आंतररस में सबसे पहले अपन देखते हैं प्रोटीन का पाचन। जैसा कि हमने कहा, ऊपर हमने देखा था कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज के द्वारा डाइपेप्टाइड का अवस्था बनी थी। अब इस डाइपेप्टाइड को हम किसमें बदल रहे हैं? अमीनो अम्ल में। किसके द्वारा? डाइपेप्टिडेज एंजाइम के द्वारा। ये किस प्रकार का एंजाइम है? एक्सोपेप्टिडेज एंजाइम है। कैसे पता चला? क्योंकि ये श्रृंखला को बाहर से तोड़ा और उसकी सबसे सरल अवस्था में उसको बदल दिया। अगर मध्यम में तोड़ता तो उससे अपेक्षाकृत छोटी अवस्था बनती, सरल अवस्था बनती। लेकिन प्रोटीन की सबसे सरल अवस्था कौन सी है? अमीनो अम्ल। तो यहां पर डाइपेप्टाइड को फाइनली हमने किसमें परिवर्तित कर दिया? अमीनो अम्ल में। और ये सबसे सरल अवस्था है, और इसी अवस्था में भोजन क्या होगा? अवशोषित होगा कोशिकाओं में। तो डाइपेप्टिडेज एंजाइम में डाइपेप्टाइड को किसमें बदलना? अमीनो अम्ल में। फिर हम देखते हैं वसा का पाचन। हमने जैसा कि कहा, पैनक्रियाटिक लाइपेज ने वसा को किसमें बदला था? डाइग्लिसराइड में। उस वही पाचन के चरण आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, और अब डाइग्लिसराइड किसमें बदल रहा है? मोनोग्लिसराइड में, सबसे सरल अवस्था में। किसके द्वारा? इंटेस्टाइनल लाइपेज के द्वारा, आंतरीय लाइपेज के द्वारा। डाइग्लिसराइड को वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल दिया गया है। उसके बाद में हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का पाचन। हमने माल्टोज, जैसा कि पहले भी हमने बात की थी कि यहां पर माल्टोज का जो पाचन था, स्टार्च का जो पाचन था, वो टाइलिन के द्वारा हुआ और माल्टोज में बदला। इसके बाद में हम देखेंगे कि माल्टोज को हमने ग्लूकोज में बदला। किसके द्वारा? माल्टेज के द्वारा। हमने लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदला। किसके द्वारा? लैक्टेज के द्वारा। हमने सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदला। किसके द्वारा? सुक्रेज के द्वारा। तो यहां पर यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरलतम अवस्थाएं आ गई, और इसी अवस्था में क्या होगा? भोजन अवशोषित होगा। तो माल्टोज कन्वर्ट इन द ग्लूकोज एंड ग्लूकोज बाय द माल्टेज, लैक्टोज कन्वर्ट इन द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बाय द लैक्टेज, एंड सुक्रोज कन्वर्ट इन द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द सुक्रेज। और सुक्रेज को हम इन्वर्टेज एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया और उसकी सबसे सरल अवस्था में बदल दिया हमने। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड का पाचन। हमने यहां पे न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड में बदला। किसके द्वारा? न्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा। न्यूक्लियेज एंजाइम कहां उपस्थित था? अग्नाशय रस में। अब इस न्यूक्लियोटाइड को हम आंतरिक रस के एंजाइम न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज के द्वारा उसकी सबसे सरल अवस्था में बदलेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में बदला। किसके द्वारा? न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम के द्वारा। और न्यूक्लियोसाइड को हमने न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम के द्वारा शर्करा व नाइट्रोजन क्षारकों में बदल दिया। तो यहां पर न्यूक्लिक अम्ल को पहले किसमें बदला था? न्यूक्लियोटाइड में। किसके द्वारा? न्यूक्लियेजेज के द्वारा। न्यूक्लियेजेज कहां से स्रावित हुआ? अग्नाशय रस से। न्यूक्लियोटाइड आगे बढ़ा और उस न्यूक्लियोटाइड को हमने फिर सरल अवस्थाओं में बदला। किसके द्वारा? आंतरिक रस के एंजाइमों के द्वारा। आंतरिक रस में कौन से एंजाइम थे? न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोटाइड कन्वर्ट इन द न्यूक्लियोसाइड बाय द न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइड कन्वर्ट इन द शर्करा व नाइट्रोजन क्षारक बाय द न्यूक्लियोसाइडेज। तो इस प्रकार हम यहां पे देखेंगे कि छोटी आंत्र में फाइनल डाइजेशन होता है, अंतिम चरण में पाचन होता है। यानी जटिल अणुओं को सभी को हम सरल अणुओं में बदलते हैं और ऐसे सरल अणु बदल देते हैं जो कोशिका में अवशोषित होते हैं। तो यानी कि जो फाइनल डाइजेशन है वो कहां होता है? छोटी आंत्र में। सर्वाधिक जो पाचन है वो कहां होता है? बड़ी आंत्र, ड्यूोडेनम में।
और सर्वाधिक अवशोषण जो वो कहाँ होता है, जेजुनम में। हमारे अंदर बड़ी आंत्र में पाचन नहीं होता है क्योंकि हमारा सीकम और वर्मीफॉर्म पेडिक्स जो है वो एक अवशेषी अंग है और हम अब सेलुलोज को रॉ मटेरियल के अवस्था में उसको ग्रहण नहीं करते, उसको नहीं लेते भोजन में। तो धीरे धीरे वर्मीफॉर्म पेडिक्स क्या हो गया, अवशिष्ट हो गया, वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। तो अब भोजन का पाचन जो है वो बड़ी आंत्र में नहीं होता है। कोलन जो है वहां पे कुछ ड्रग्स का, कुछ मिनरल्स का अवशोषण तो होता है लेकिन किसी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होता है। और जो मलाशय है वहां पर अस्थायी रूप से अवशिष्ट पदार्थों का संग्रहण तो किया जाता है लेकिन वहां पे भी किसी प्रकार का पाचन देखने को नहीं मिलता है, वहां पे भी पाचन अनुपस्थित होता है। तो बड़ी आंत्र में भोजन का किसी प्रकार का पाचन नहीं देखने को मिलता है। तो यानी कि फाइनल जो पाचन है वो कहां हो जाता है, हमारी छोटी आंत्र में हो जाता है। और सर्वाधिक पाचन कहां हो रहा है, डोडिनम में। सर्वाधिक अवशोषण कहां हो रहा है, जेजुनम में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले कहां स्टार्ट हुआ, मुख गुहा में। प्रोटीन का पाचन सर्वाधिक कहां स्टार्ट हुआ, आमाशय में। सबसे पहले वसा का पाचन कहां प्रारंभ हुआ, छोटी आंत्र के डोडिनम में। सर्वाधिक अवयवों का भोजन का पाचन कहां हुआ, डोडिनम में, छोटी आंत्र में। तो कुछ पॉइंट आपको बड़े अच्छे से याद रखना है कि हमारा भोजन का पाचन की जो शुरुआत है मुख गुहा से हो जाता है। और किस अवयव का शुरुआत हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन का जो पाचन है वो कहां होता है, सबसे पहले हमारे आमाशय में। शिशुओं में किस प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, रेनिन पाया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। मुख गुहा में भोजन की अवस्था को हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। आमाशय में भोजन की अवस्था को हम क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। ओइसोफेगस में भोजन का पाचन पाया तो जाता है लेकिन ओइसोफेगस में किसी प्रकार की खुद की कोई ग्रंथि, पाचक ग्रंथि या पाचक एंजाइम या पाचक रस नहीं होता है। तो इस प्रकार हमने ये पाचन की कार्य की देखी कि मुख गुहा, आमाशय व छोटी आंत्र में हमारे भोजन के अवयवों का पाचन होता है। उन जटिल अणुओं को हम सरल अणुओं में बदलते हैं और इसी प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं।